हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सक्सेस नोट्स क्लासेस में। आज अपना टॉपिक हो जाए वैदिक सभ्यता। ये अपने इस सीरीज का दूसरा वीडियो है। इससे पहले मैंने आपको पहला वीडियो अच्छी तरह से करवाया, आप पहला जरूर से जरूर देख लेना। यदि आपको नोट्स चाहिए तब मैंने आपको नीचे लिंक दे दिया है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना। अब चलते हैं अपने क्लास की ओर। हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक हो जाएगा वैदिक सभ्यता। ये अपने सीरीज का दूसरा वीडियो है। इससे पहले मैंने आपको ऋग्वेद के काल के संबंध के माध्यम से पहला वीडियो अच्छी तरह से आपको करवाया था, और आज का टॉपिक हो जाएगा उत्तर वैदिक काल हो जाएगा, जो आपको मैं अच्छी तरह से आपको बता दूंगा। अब देखते हैं उत्तर वैदिक काल देखते हैं। यदि आपसे काल पूछा जाए तो 1000 ईस्वी से 600 ईस्वी पूर्व का ये समय काल होता है। इस काल में यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषदों की रचनाएं की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, केवल ऋग्वेद की रचना हुई थी, ऋग्वेद काल में हुई थी। उसके बाद में जितने भी अपने ग्रंथ मिलते हैं या वेद मिलते हैं वो अपने सारे के सारे उत्तर वैदिक काल में मिलते हैं साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप चीज नोट कर सकते हो। और इस काल में आर्य पूर्व और दक्षिण की ओर बनने लगे थे। क्यों बनने लगे? क्योंकि यहाँ की जनसंख्या और भी ज्यादा बढ़ने लगी थी, और बहुमत के आधार पर हर कबीला अलग अलग डिवाइड होने लगा था। इस काल में मर्तभांड का प्रयोग किया गया। मर्तभांड वह होता है जो मिट्टी के द्वारा बनाया जाता बर्तन है, उसे को कहा जाता है। और इस काल में लोहे के हथियारों का भी प्रयोग किया जाने लगा। इससे पहले अगर हथियारों का तो प्रयोग किया जाता, लेकिन लोहे के द्वारा बनाए गए हथियारों का प्रयोग नहीं किया जाता था। और इसी काल में ये प्रारंभ हो गया था। जैसे ये तलवारों को बनाना, हथियार बनाना, सभी प्रकार का ये उत्तर वैदिक काल से प्रारंभ हो गया था। अब देखते हैं यजुर्वेद। इसमें क्या क्या आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अपन देख लेते हैं। इसमें कुल मंत्रों की संख्या 1990 हो जाएंगी। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। इनको दो भागों में बांटा गया है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, दो भागों में बांटा गया है। शुक्ल पक्ष में केवल मंत्रों का संग्रह मिलता है, और कृष्ण पक्ष में मंत्र प्लस गद्य काव्य का उल्लेख मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, यह आपसे पूछा जाता है। अगर बात की जाए शुक्ल यजुर्वेद को जाइस नई संहिता कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अगर बात की जाए कृष्ण पक्ष को, इसमें क्या क्या साहित्य मिलते हैं? इसमें मिलते हैं काठक मिलते हैं, मैत्रिणी मिलती है, तैत्तिरीय संहिता का संबंध मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखते हैं सामवेद। उससे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि यज्ञ की जानकारी सर्वप्रथम कौन से वेद से मिलती है, तब आपको आंसर देना है यजुर्वेद से मिलती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, यह भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखते हैं सामवेद। इसमें क्या क्या जानकारी मिलती है। ये अपने तीसरा महत्वपूर्ण वेद हो जाएगा। इससे पहले दो हो जाते हैं। पहला होता है ऋग्वेद, दूसरा होता है यजुर्वेद, और तीसरा होता है सामवेद होता है। इस कारण इसे तीसरा वेद भी कहा जाता है। इसमें कुल मंत्रों की संख्या 1649 हो जाएगी, और इसमें गायक का संबंध मिलता है, यानी कि संगीत का संबंध मिलता है साथियों। अगर आपसे पूछा जाए कि संगीत का जन्म कौन से वेद को कहा जाता है, तो ये सामवेद को कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, हजारों बार ये पूछा गया है। और इसकी रचना की थी वेद व्यास के द्वारा की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, वेद व्यास के द्वारा की गई थी, और ये रहे व्यक्ति वेद व्यास। अच्छी तरह से आप देख सकते हो। अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत कोई भी नोट्स वगैरह नहीं लिखा गया, तब मैंने आपको क्वेश्चन भी दिए गए, उसमें मैंने आपको सब कुछ बताया। मैंने आपको आज तक 2023 तक जितने भी क्वेश्चन बने हैं वो मैं आपको सभी इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। यदि आपको PDF चाहिए तब मैंने आपको नीचे लिंक दे दिया है, आप वहां से अच्छी तरह से डाउनलोड कर भी सकते हो। अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं अथर्ववेद के बारे में देख लेते हैं, और ये रही अपनी पुस्तक अथर्ववेद।
इसमें आखिर क्या क्या मिलता है साथियों? इसमें कुल 20 कांड, 731 सूत्र, 5987 मंत्रों का उल्लेख मिलता है, जो वेरी इंपोर्टेंट है। और इस वेद की रचना अथर अग्निवेद के द्वारा की गई थी, जो ये रहे व्यक्ति, इसके द्वारा ये की गई थी। और इस काल में तंत्र मंत्र, जादू टोना, विवाह और वाणिज्य के मंत्र मिलते हैं। वेरी इंपोर्टेंट है, यदि कोई व्यक्ति अगर तंत्र मंत्र करता है या ब्लैक मैजिक करता है, जो अपने केवल इसमें ही मंत्र मिलते हैं। यदि किसी व्यक्ति को वशीकरण करना है तो इसमें मंत्र मिलते हैं। यदि अपने धंधे को और भी ज़्यादा अगर विकास करना है तो इसमें अगर अथर्ववेद में सारे मंत्र दिए गए हैं। वेरी इंपोर्टेंट है, ये अपने काले जादू से संबंधित हो जाएगा साथियों। वेरी इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है। और इस वेद में अंग महाजन पद का भी उल्लेख मिलता है, जो सर्वप्रथम मिलता है। इसके बाद अपना टॉपिक हो जाएगा महाजन पद हो जाएगा, जो अपने 16 महाजन है और उसमें महत्वपूर्ण अपने अंग है महाजन पद है, जिससे अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। इनके 2 भाग होते हैं, सेनक और पिलादा होते हैं। वेरी इंपोर्टेंट है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखते हैं उपनिषद, आखिर ये क्या होते हैं, यहां से आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है समीप बैठना। किसके समीप बैठा? गुरु के समीप बैठ के शिष्य के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने वालों को कहते हैं उपनिषद कहा जाता है। अब इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 108 होती है, और यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर बात की जाए वेदांग क्या होते हैं, कितने होते हैं, ये अपने होते हैं 6 होते हैं, और यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब वो कौन से हैं, इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, निरुक्त, ये अपने 6 वेदांग होते हैं, जो आपको अच्छी तरह से रट लेना है, क्योंकि यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखते हैं पुराण। आखिर पुराण कितने होते हैं? यह होते हैं कुल 18 होते हैं साथियों। और सबसे प्राचीनतम और पहला पुराण कौन सा होता है? ये होता है मत्स्य पुराण होता है, और यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। दोस्तों, यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा साथियों। यदि बाहर चला गया तब मैं आपको 300 क्वेश्चन प्लस दे रहा हूँ, जिससे अगर एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तब मैंने आपको नीचे लिंक दे दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर भी सकते हो। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना। अब चलते हैं आगे। अब देखते हैं राजनीति दशा क्या थी उस समय काल की, वो अपन सारा कुछ देख लेते हैं। आर्य सभ्यता का विस्तार होने लगा था, जिससे एक बार विशाल राज्यों की स्थापना होने लगी थी। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ने लगी वैसे वैसे राज्यों का भी विस्तार होने लगा। इसी के कारण वह पूर्व और दक्षिण की ओर विस्तार होने लगे थे। उत्तर वैदिक काल में कुरु और पांचाल संयुक्त राज्य बन गए थे। अब राजा के अधिकार में वृद्धि होने लगी थी। इससे पहले अगर किसी भी प्रकार में कोई वृद्धि नहीं होती थी। सारा निर्णय वगैरह जनता के माध्यम से लिया जाता था, और केवल राजा को एक व्यक्ति के माध्यम से समझा जाता था। लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ने लगी, जैसे जैसे इनके अधिकार बढ़ने लगे, जैसे ये अपने खुद को देवता और अधिकार अधिक प्राप्त करने लगे थे, और राजा अपने खुद को देवता का प्रतिनिधित्व समझने लगे थे। क्योंकि इससे पहले अगर राजा एक व्यक्ति के माध्यम से जाना जाता था, लेकिन राजा के अधिकार व पावर आने के कारण खुद को देवता भी समझने लग गए थे। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये अपने उत्तर वैदिक काल हो जाएगा। सभा और संपत्ति नामक संस्थाएं उस समय राजा के अंकुश लगाती थी। ये अपने सभा और संपत्ति वही है जो अपने राजा का नेतृत्व करती थी, उसको संबोधित करती थी। कौन सा कार्य किस प्रकार से करना है, कौन सा निर्णय किस प्रकार से लेना है, ये सारा कुछ वगैरह बताती थी। लेकिन इस समय वगैरह राजा पर अंकुश लगाती, क्योंकि ये गलत कार्य कर रहा था, खुद को देवता समझ रहा था, खुद के अधिकार को विस्तारित कर रहा था। इस कारण ये अंकुश लगाती थी। इस कारण कहा जाता है सभा और संपत्ति इस समय वगैरह ये केवल राजा की पुत्रियां ही कहलाती है। लेकिन
वैदिक काल में ये सभा और संपत्ति उस समय वगैरह सार्वजनिक कल्याण के लिए महत्वपूर्ण भागीदारी निभाती थी। और एक ग्रंथ में, तैत्तिरीय ग्रंथ में सर्वप्रथम राजा को देवी की उपाधि का सिद्धांत दिया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाता है। रानियों का प्रशासन में अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका बन जाती है। इससे पहले अगर रानियां या महिला केवल सभा और संपत्ति में भाग लेती थी, लेकिन इस समय रानियां भी प्रशासन में भाग लेने लगी थी, जिसका उसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ने लगा था। और वाजपेयी यज्ञ के समय राजा स्वयं रानियों के घर में जाते थे, वहां पे शादी किया करते थे। इस कारण इसे कहा जाता है रत्न छवि प्रदान की जाती थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है रत्न छवि। राजा का पद अब वंशानुक्रम हो गया था। इससे पहले अगर वंशानुक्रम नहीं था, वो अपने सभा और संपत्ति के द्वारा नियुक्त किया जाता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये राजा का बेटा राजा बन जाता है। ये अपने उत्तर वैदिक काल का समय चल रहा है। जैसे जैसे संख्या बढ़ती है, जैसे जैसे अधिकारों में वृद्धि होने लगी, आवश्यकताओं में वृद्धि होने लगी, लड़ाई होने लगी, हथियारों की खोज होने लगी, सारे वर्ग अधिकार अपने हाथ में लेने लगे। ये केवल जनसंख्या के आधार पर होते हैं साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर आपको समझना है तो आप अगर काल भी देख सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट है। और उत्तर वैदिक काल में सर्वप्रथम करों में नियंत्रित व्यवस्था की गई। इससे पहले वगैरह किसी भी प्रकार में कोई करों में व्यवस्था नहीं की गई थी। जैसे जैसे अधिकार बढ़ने लगे, वैसे वैसे करों में भी और भी कठिनाई बढ़ने लगी। आपको टैक्स देना ही पड़ेगा, किसी प्रकार का कोई छूट नहीं दी जाती थी। लेकिन इससे पहले वह छूट दी जाती थी साथियों। ये अपने राजा के अधिकार के मामले में आता था। बल्कि शब्द का अंकित करता है कि कर का बोझ वैसे वर्ग के लोगों के वहन किया जाएगा, यानी कि जो अपने निम्न वर्ग के वर्ग है उसके ऊपर ज्यादा अगर कर वसूला जाएगा। ऐसा कौन करते थे? ब्राह्मण और क्षत्रिय के द्वारा किया जाता था, जिससे वो ज्यादा अगर लूट के वो ज्यादा अमीर बन सके। ये अपने उत्तर वैदिक काल का समय चल रहा था। आर्य अब 16 भागों में रूपांतरित हो गए थे, यानी कि कुल 16 भागों में बट गए थे, जो आगे चल के महाजनपद की स्थापना करते हैं साथियों, जिसमें अगर हथियार का और भी ज्यादा अगर विकास होने लगा था, जिसके कारण लड़ाई और भी ज्यादा होने लगी थी। वेरी इंपॉर्टेंट है। कर की अनुवाई अन्न व पशु दोनों के माध्यम से ली जाती थी। जैसे अगर किसी प्रकार को टैक्स देना है, वो अपने अन्न के द्वारा और पशु के माध्यम से चुकाया जाता था। उस समय वह किसी प्रकार की कोई मुद्रा का उल्लेख नहीं मिलता है। यदि आपको टैक्स देना है तो आपको अन्न देना पड़ेगा या पशु देना पड़ेगा। पशु कौन सा? वो गाय को देना पड़ेगा साथियों। अब देखते हैं सामाजिक जीवन के बारे में देख लेते हैं। यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। इस काल में सर्वप्रथम कुल का भी उल्लेख मिलता है। वेरी इंपोर्टेंट, कुल का भी उल्लेख मिलता है। और इस काल में संयुक्त परिवार और पितृसत्ता परिवार होते थे। और इस काल में पिता के अधिकार में वृद्धि होने लगी थी। वेरी इंपोर्टेंट है, पिता के अधिकार में वृद्धि होने लगी थी। इससे पहले अगर पिता के अधिकार लिमिटेड होते थे और सारों को संयुक्त लेके माध्यम से चलते थे साथियों। और इस काल में पुत्र के अधिकार को वंचित किया जाने लगा। इससे पहले अगर वंचित नहीं किया जाता था। और इस काल में जाति अब वर्ण के आधार पर होने लगी, यानी कि जो भी व्यक्ति किसी भी वर्ण में पैदा होगा वह उनकी जाति निर्धारित की गई थी। ये अपने चल रहा है, उत्तर वैदिक काल चल रहा है। इससे पहले होगा ऋग्वेद काल में इसी प्रकार से नहीं उल्लेख मिलता है। जैसा कार्य करेगा वैसे उनकी वर्ण हो जाएगा। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो भी व्यक्ति किसी भी वर्ण में पैदा हो गया वो उसी वर्ण का हो जाएगा। यह होता है जन्म के आधार पर हो जाता है। अब देखते हैं आगे। और इस काल में 4 वर्ण का विभाजन किया गया था। जो पहला हो जाएगा ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा शूद्र और चौथा शूद्र हो जाएगा। और इसमें अगर छुआछूत भी प्रारंभ होने लगी थी साथियों। वेरी इंपोर्टेंट, होने लगी थी साथियों। इस काल में शूद्र को 3 वर्णों की सेवा का उद्देश्य दिया गया था। जो भी अपना शूद्र व्यक्ति है तो इसके अलावा 3 वर्ण है उसकी ये सेवा का आदेश दिया गया था। इस काल में शूद्र को दार्शनिक का अध्ययन
का अधिकार नहीं था, यानी कि उसे वंचित किया गया था। कोई भी अपना शूद्र वेद या ऐसे कोई ग्रंथ जिससे अगर उनको ज्ञान प्राप्त हो उसे अगर वंचित किया जाने लगा था। और इस काल में क्षत्रिय ने ब्राह्मण के सम्मत स्थान प्राप्त किया था, यानी कि जो क्षत्रिय व्यक्ति है और ब्राह्मण व्यक्ति है ये दोनों बराबर आ गए थे, जिसमें अगर क्षत्रिय का महत्वपूर्ण योगदान रहता था। जैसे हो जाएंगे जनक हो जाएंगे, जाबाली हो जाएंगी, अशुपति हो जाएंगे, परवान हो जाएंगे, ये अपने सारे अपने क्षत्रिय हो जाएंगे जो अपने ब्राह्मणों की स्थान को लेने लगे थे। और इस काल में सर्वप्रथम गोत्र व्यवस्था प्रारंभ हो गई थी साथियों। और एक ही गोत्र के लोग पारंपरिक विवाह का प्रतिबंध करते थे साथियों, यानी जो भी अपने गोत्र का व्यक्ति है वो उसी से विवाह करेगा, ऐसा ये प्रचलन शुरू हो गया था। और इस काल में जाति परिवर्तन करना बहुत ही कठिन हो गया था, लेकिन इससे पहले अगर व्यक्ति अगर जाति परिवर्तन कर सकता था, जैसा कार्य करेगा उसके अनुसार उनकी जाति हो जाएगी। ये समय चला था ऋग्वेद काल में। जैसे अपने उत्तर वैदिक काल आ गया, जैसे उनके अधिकार में वृद्धि होने लगी और जनसंख्या में वृद्धि होने लगी, इसके कारण वगैरह ये सारा कुछ होने लगा। जो भी अपने व्यक्ति अपने जिस जाति में पैदा हो गया वो उसी जाति में मर जाएगा और वहीं पे वो पूरे उम्र कार्य करेगा साथियों। ये प्रारंभ हो गया था। अब देख लेते हैं स्त्रियों की दशा देख लेते हैं। यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर तुलना की जाए अगर ऋग्वेद काल में, इसमें वगैरह अच्छी थी, लेकिन जैसे वगैरह अपन उत्तर वैदिक काल आ गया उसमें वगैरह स्त्रियों की दशा वगैरह बिल्कुल गिरने लग गई थी। उनके अधिकार का हनन किया जाने लगा, बहुत ही कुरीति प्रारंभ हो गई थी साथियों। और स्त्रियों का उपनयन संस्कार बंद हो गया था तथा पितृ संपत्ति का अधिकार में कमी होने लगी थी। यदि किसी पिता की कोई पुत्री है उनको वह जमीन जायदाद उसमें वंचित किया जाने लगा था। ये प्रारंभ उस समय हो गया था साथियों। बाल विवाह, पर्दा विवाह, सती प्रथा का उस समय उल्लेख नहीं मिलता था, लेकिन इसके बाद में अगर महाजनपद काल में ये प्रारंभ हो गया था साथियों। किंतु अंतःवर्गीय विवाह, बहु विवाह, विधवा हुआ, नियोजन प्रथा ये प्रचलन उस समय प्रारंभ हो गई थी साथियों। अंतःवर्ती विवाह वह होती है जो जिस वर्ण में है वो उसी वर्ण में शादी करेगा। बहु विवाह एक व्यक्ति की 3-4 बहुएं होती है। विधवा हुआ सभी लोगों को पता है। नियोजन विवाह उस समय वह प्रारंभ हो गया था साथियों। और इस काल में राजनीति एवं शैक्षिक के अधिकार में कमी होने लगी थी, यानी कि महिलाओं को राजनीति अधिकार में वंचित किया जाने लगा। पढ़ना लिखाना भी वह भी कम कर दिया गया था। ये अपने उत्तर वैदिक काल का समय चल गया था। अगर तुलना की जाए ऋग्वेद काल में तो यहाँ पे वगैरह यहाँ से वो गिरने लग गए थे, क्योंकि वहाँ पे वो उनको अधिकार थे, राजनीति अधिकार भी थे, शिक्षा का अधिकार था, वहाँ पे वेद वगैरह पढ़ सकते, लेकिन यहाँ पे ये सारा कुछ वगैरह धीरे धीरे छीनने लगा था। सतपथ ब्राह्मण में गार्गी, वर्गोगयिता, मैत्री आदि पुरुषों का उल्लेख मिलता है। ये अपने सारे महिलाओं के नाम है जो अपने सतपथ ब्राह्मण में मिलते हैं साथियों। यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखते हैं आश्रम व्यवस्था के बारे में देख लेते हैं। वैसे आश्रम कुल अपने 4 प्रकार के होते हैं, जो मैंने आपको पहले वाले वीडियो में अच्छी तरह से आपको बताया था। और इस काल में 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम का 3 का उल्लेख मिलता है। और सन्यासी आश्रम पूरी तरह से ये कम होने लगा था, इनका कोई महत्व नहीं था दोस्तों। अगर बात की जाए ब्रह्मचर्य आश्रम, ये क्या होता है? ये अपने 1 से लगा के 25 वर्ष तक जो अपने बालक वगैरह अपनी विद्या के लिए घर को त्याग के अपने गुरुजन के पास में वो जाते थे, वहाँ से वगैरह अपनी शिक्षा ग्रहण करते थे। और 25 वर्ष के बाद में अगर फिर वापस अपने घर आते और 25 से लगा के 50 वर्ष तक वो अपने गृहस्थी जीवन व्यापक करते थे। फिर 50 से लगा के फिर ये 75 का समय वो अपने दूसरे लोगों की सेवा करते थे। और 75 से लगा के और आखिर अंतिम समय तक वो अपने सन्यासी का जीवन व्यतीत करते, यानी कि वो पहाड़ों में चले जाते थे। किसी भी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं था। लेकिन
उत्तर वैदिक काल में ये सन्यासी वाला बिल्कुल पूरी तरह से समाप्त हो गया था और केवल अपने 3 ही ये वर्ण का उल्लेख मिलता था साथियों। वेरी इंपोर्टेंट है, पूछा भी जाता है। और इस काल में गृहस्थ आश्रम की व्यापकता और भी ज्यादा बढ़ने लगी थी। सर्वप्रथम जाबाली उपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है और ये वाला क्वेश्चन आपसे वेरी इंपोर्टेंट पूछा भी जाता है साथियों। अब चलते हैं आगे। अब देखते हैं आर्थिक जीवन के बारे में देख लेते हैं। उत्तर वैदिक काल में क्या आर्थिक जीवन था। इसका प्रमुख व्यवसाय हो जाएगा कृषि हो जाता है। उत्तर वैदिक के काल जितने भी लोग हैं उसका व्यवसाय उस समय कृषि था, लेकिन वैदिक काल में उसका व्यवसाय हो जाता है पशुपालन होता था। सभी लोगों को याद है ना साथियों। और इस कृषि को 4 भागों में बांटा गया था, जिसका उल्लेख मिलता है शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। पहला हो जाएगा जुताई, दूसरा हो जाएगा बुनाई, तीसरा कटाई और चौथा हो जाएगा मंडाई। ये 4 भागों में बांटा गया था, जिससे वह सारा उल्लेख मिलता है साथियों। शतपथ ब्राह्मण में महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। वेरी इंपोर्टेंट, महाजनी प्रथा का उल्लेख मिलता है। और इस काल में मुद्रा का प्रचलन तो था, लेकिन लेन देन के लिए वाणिज्य इकाई का प्रयोग किया जाता, यानी कि पशु दिया जाता था, अनाज दिया था। उस समय ये प्रक्रिया होती थी साथियों। वेरी इंपोर्टेंट है, मुद्रा का प्रचलन तो था, लेकिन उस समय को लेन देन के लिए अपने घर पशु दिए जाते थे, अनाज दिए जाते, इस प्रकार से ये दिए जाते थे। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं धार्मिक जीवन के बारे में देख लेते हैं। यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ वैदिक काल के देवता का महत्व घट गया था और नवीन देवता का प्रतिनिधित्व हो गया था। जो भी अपने ऋग्वेद काल में जितने भी देवता थे उनका महत्व उत्तर वैदिक काल में घट गया था और कुछ नए देवता का उदय हो गया था, जैसे वरुण और इंद्र आदि का स्थान प्रजापति, विष्णु और रुद्र और शिव ने ले लिया था। उत्तर वैदिक काल में संस्कृति का मूल यज्ञ आधार हो गया था और इस काल में यज्ञों की संख्या में वृद्धि हो गई थी और पुरोहितों की संख्या में भी वृद्धि होने लगी थी। ऋग्वेद काल में कुल 7 प्रकार के पुरोहित का उल्लेख मिलता है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में कुल 17 पुरोहित का उल्लेख मिलता है। वेरी इंपोर्टेंट है, क्योंकि इनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। और इस समय यज्ञ में पशु की बलि दी जाती थी, लेकिन वैदिक काल में किसी भी प्रकार की कोई बलि नहीं दी जाती थी। और इस समय अश्वमेध यज्ञ में अश्व की बलि दी जाती, यानी कि घोड़े की बलि दी जाती थी। अगर कोई व्यक्ति पुरुष में यज्ञ कराना चाह रहा है तो उसे पुरुष की बलि दी जाती थी। वेरी इंपोर्टेंट, इससे पहले ये सारा कुछ उल्लेख नहीं मिलता था। ये केवल उत्तर वैदिक काल में ये बलि देनी प्रचलित हो गई थी। और इस समय यज्ञ और कर्मकांड करना बड़ा ही जटिल हो गया, बड़ा ही खर्चीला हो गया था, क्योंकि पुरुषों की संख्या और भी ज्यादा बढ़ने लगी थी साथियों। और इसी के साथ ये आपका टॉपिक पूरी तरह से कवर हो गया। मैंने आपको सब कुछ कराया, आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा साथियों। यदि आपको मेरा कंटेंट और मेरी मेहनत आपको पसंद आई है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना। यदि आपको ये PDF चाहिए तब मैंने आपको नीचे लिंक दे दिया है, आप वहाँ से अच्छी तरह से डाउनलोड कर भी सकते हो। और इसी के साथ मैं आपको अच्छे ऐसे क्वेश्चन भी दे दूंगा, जिससे अगर एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा साथियों। इतना मेरा पक्का वादा है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा और आपका टॉपिक पूरी तरह से कवर हो जाएगा साथियों। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच साथियों।